डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स या हम बात करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। तो देखते हैं कौन कौन से अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं जिनको अक्सर लोग अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कुछ ऑथर इनको अकाउंटिंग कन्वेंशंस, कुछ लोग इनमें से कुछ को अकाउंटिंग एजम्पशंस, कुछ लोग इसको अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स, कुछ लोग इसको अकाउंटिंग कस्टम्स बोलते हैं। तो मोस्टली हम सारे ही कवर कर लेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स या इनको हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं। पहला है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। So what is money measurement concept? Money measurement concept कहता है only those transaction will be recorded in the books of account which are having financial character। जो चीजें मनी में मेजर हो सकती हैं केवल उन्हीं बातों को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना चाहिए। जैसे हमारा मैनेजर बहुत ही कॉम्पिटेंट है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन हमारे मैनेजर की सैलरी 10,000 है, ये बात अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगी। सो ओनली दोस ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ये कहता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। Going concern concept says once we start a business we assume business is forever। Going concern concept कहता है कि एक बार हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ये हम assume करके चलते हैं कि बिजनेस लंबे समय तक चलता ही रहेगा irrespective of the any emergency। कोई इमरजेंसी आ जाए, बिजनेस शट डाउन करना पड़ जाए, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट राइट ऑन डे वन, जिस दिन हम बिजनेस शुरू करते हैं उस दिन हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस ऑन गोइंग है, हमेशा चलता रहेगा। सो वंस वी स्टार्ट अ बिजनेस वी एज्यूम बिजनेस इज फॉरएवर। ये कहता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। फिर आता है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, या इसको एंटिटी कंसेप्ट भी बोलते हैं, या इसको बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट भी बोलते हैं। और कॉम्पिटिशंस में इसके ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो एज पर सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस इज हैविंग इट्स ओन सेपरेट आइडेंटिटी। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट कहता है बिजनेस की खुद में अलग एक पहचान है। बिजनेस इज ट्रीटेड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। सो बिजनेस इज ट्रीटेड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन एज पर सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। और सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के बेसिस पर ही ओनर को, बिजनेस के ओनर को बिजनेस का क्रेडिटर माना जाता है। जैसे बिजनेस ने बैंक से लोन लिया तो बैंक के क्रेडिटर है, एक्स से उधार लिया तो एक्स से क्रेडिटर है। इन द सेम वे ओनर ने जो पैसे लगाए, जिसको पूरी दुनिया कैपिटल बोलती है, बिजनेस के लिए ओनर भी एक क्रेडिटर है एज पर सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। फिर कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, या इसको कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस बोलते हैं, प्रूडेंशियल वाला प्रूडेंस। कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कहता है बी एट सेफर साइड, सेफ साइड चलना चाहिए। कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है एक्सपेक्टेड लॉसेस should be recorded immediately whereas expected profit should be ignored। होने वाले लॉसेस हैं तो उसके लिए प्रोविजन अभी से बना लो, अभी से तैयारी कर लो, और होने वाले कोई प्रॉफिट है तो उसको तब तक की रिकॉर्ड मत करो जब तक कि इन हैंड ना हो जाओ। ये कहता है सेफ साइड चलना चाहिए। कोई लॉस होने वाला है तो अभी से उसकी तैयारी कर लो, लेकिन अगर कोई प्रॉफिट होने वाला है तो अभी इग्नोर कर दो, जब हो जाएगा तब रिकॉर्ड करेंगे। कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, अकाउंटिंग में बहुत जगह बहुत सारे मेथड्स आते हैं। तो कई सारे मेथड्स हैं, जैसे एक डेप्रिसिएशन एक प्रोसेस होती है। डेप्रिसिएशन का मतलब किसी फिक्स टैंजिबल एसेट को धीरे धीरे कम करना। तो डेप्रिसिएशन लगाने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी ये कहता है कि अकाउंटेंट को चाहिए, बिजनेस को चाहिए कि बिजनेस शुड बी वेरी मच कंसिस्टेंट विद अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड मेथड। बार बार अकाउंटिंग पॉलिसीज या मेथड को चेंज नहीं करना चाहिए जब तक कि बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड ना हो। बिजनेस शुड बी कंसिस्टेंट विद द अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड मेथड्स। पॉलिसीज और मेथड के साथ में बिजनेस को कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, बार बार अननेसेसरली मेथड ऑफ अकाउंटिंग या पॉलिसीज को चेंज नहीं करना चाहिए। फिर आता है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, या लगभग इसको अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट भी बोलते हैं। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ये डबल एंट्री सिस्टम से लिया गया है। लुका पैसियोली ने डबल एंट्री सिस्टम इवॉल्व करा था। तो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहता है ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन whether this is of 50 पैसे or 50 crores it is going to have two dimensional effect। तो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहता है छोटे से छोटा ट्रांजैक्शन हो या बड़े से बड़ा ट्रांजैक्शन हो, इसके दो एस्पेक्ट होंगे ही होंगे। ईच डेबिट इज हैविंग इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट, ये डुअल एस्पेक्ट है। और डुअल एस्पेक्ट से ही निकलता है अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट। अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट कहता है there is an ideal accounting equation which must be satisfied all the time। अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है एक अकाउंटिंग इक्वेशन है वो हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए। आप कितने भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लो, अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा मैच होनी चाहिए। एंड व्हाट इज दैट अकाउंटिंग इक्वेशन? एसेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। व्हाट इज आइडियल अकाउंटिंग इक्वेशन? एसेट्स आर इक्विवेलेंट टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये कहता है अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट। फिर आता है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है हमें इनकम या प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए रेवेन्यू, मतलब जहां से कैश आ रहा है, और रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो खर्च कर रहा है कॉस्ट, रेवेन्यू और कॉस्ट को मैच करना चाहिए। देन वी कैन डिटरमिन प्रॉफिट और इनकम। इट मीन जैसे हमारा शर्ट का बिजनेस है तो शर्ट को बना के सेल करा 100 रुपीज मिले
दैट इज रेवेन्यू, और शर्ट को बनाने में 80 रुपीज खर्च हुए हमारी जेब से, दैट इज कॉस्ट। तो रेवेन्यू था 100 और कॉस्ट लगी कैश में 80, दोनों को मैच करेंगे तब हमें पता चलेगा इनकम और प्रॉफिट 20 रुपीज का है। तो एज फॉर मैचिंग कंसेप्ट, टू गेट द इनकम और प्रॉफिट वी शुड मैच रेवेन्यू विद द कॉस्ट। मटीरियलिटी कंसेप्ट ये कहता है, मटीरियलिटी, दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम मटीरियल, सिग्निफिकेंट। Only material things should be recorded in the books of accounts in a wider manner, and the things which are material but not to that extent, these should be recorded in a precise manner. जो चीज बिजनेस के लिए ज्यादा मटेरियल है उसको डिटेल में लिखना चाहिए, और जो बिजनेस के लिए उतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस की चीज नहीं है उसका ब्रीफ प्रेजेंटेशन हो जाना चाहिए। अगर हम शर्ट के बिजनेसमैन हैं तो हमें शर्ट को डिटेल में लिखना चाहिए कि हमारे पास 40 नंबर एक्सेल शर्ट्स इतनी है, डबल एक्सेल इतनी है, मीडियम साइज इतनी है, स्मॉल साइज इतनी शर्ट्स हैं, और हमने 10-20 रुपए का पेन पेपर खरीदा, उसको छोटा सा लिख लेना चाहिए स्टेशनरी परचेज। लेकिन वही स्टेशनरी का बिजनेस है तो स्टेशनरी डिटेल में होनी चाहिए, इस क्वालिटी के इतने पेन है, इस क्वालिटी के इतने रजिस्टर है, और वहां पर स्टेशनरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब जो चीजें बिजनेस के लिए ज्यादा मैटर करती हैं उनका डिटेल्ड प्रेजेंटेशन होना चाहिए, और जो चीजें उतना मैटर नहीं करती उनका कॉम्पैक्ट या प्रिसाइज प्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये कहता है कंसेप्ट ऑफ मटीरियलिटी। कंसेप्ट ऑफ फुल डिस्क्लोजर ये कहता है कि एक अकाउंटेंट को इंश्योर करना चाहिए कि अकाउंट्स बनाने के बाद जो जो पॉलिसीज या मेथड उसने यूज करें उनका जिक्र जरूर कर दे, ताकि उसकी एनालिसिस करना आसान हो जाए, या मिड सेशन में अकाउंटेंट चेंज हो जाए तो उसका इंटरप्रिटेशन करना आसान हो जाए। तो व्हाटएवर पॉलिसीज एंड मेथड व्हिच हैव बीन यूज्ड, दीस शुड बी प्रॉपर्ली डिस्क्लोज सो दैट देयर कुड बी आइडियल इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स की एनालिसिस करने के लिए ये आसान होगा कि हमने बीइंग अकाउंटेंट जो भी मेथड या पॉलिसीज यूज करें उसको अलग से एनेक्चर में या नोट में कहीं से मेंशन कर दिया जाए। उसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ फुल डिस्क्लोजर। व्हाटएवर पॉलिसीज और मेथड वी हैव यूज्ड उनको हमें अलग से मेंशन कर देना चाहिए डिटेल में, ताकि कोई भी थर्ड पार्टी जो भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड है वो हमारे अकाउंट्स की एनालिसिस प्रॉपर कर पाए। वेरीफिएबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। वेरीफिएबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट ये कहता है व्हाटएवर इज बीइंग रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट दैट शुड बी बेस्ड ऑन सोर्स डॉक्यूमेंट। जो भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हम अपने मन से स्टोरी बना के ना रिकॉर्ड करें, जो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई रिलायबल डॉक्यूमेंट लगा होना चाहिए ताकि अकाउंट्स की इंटेग्रिटी मेंटेन रहे। वेरीफिएबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट ये कहता है व्हाटएवर इज बीइंग रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट शुड बी बैक्ड बाय सर्टेन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जो भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके पीछे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होने चाहिए। अक्रूवल कंसेप्ट ये कहता है कि whenever we are computing accrual concept, it is modification over matching concept। matching concept का ही extension है accrual concept। accrual concept कहता है इनकम या प्रॉफिट निकालने के लिए रेवेन्यू को कॉस्ट से मैच करना चाहिए, along with we should consider outstanding, accrued, unaccrued and unaccrued received in advance as well। तो accrual concept says whenever we are computing profit or loss of the business, we should match revenue with the cost along with outstanding, prepaid, accrued and unaccrued। ये कहता है सही प्रॉफिट तभी निकल के आएगा जब आप रेवेन्यू को कॉस्ट से मैच करोगे, साथ ही साथ प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड और अनअक्रूड का भी एडजस्टमेंट कर दोगे। तो ये कहता है अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल कंसेप्ट इज मॉडिफिकेशन और दिस इज एक्सपेंशन ऑफ मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता था? इनकम या प्रॉफिट निकालने के लिए रेवेन्यू को कॉस्ट से मैच करना चाहिए। अक्रूवल कंसेप्ट कहता है रेवेन्यू को कॉस्ट से मैच करो, साथ में आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड और अनअक्रूड को भी कंसीडर करो, so that we can have the correct profit or loss of the business। Then substance over form ये कहता है concept of substance over form। Substance means practical view and form means legal view। तो substance over form से sometimes there is contradictory opinion। जैसे आपने कोई कार खरीदी और हायर परचेज बेसिस पे खरीदी, पार्ट पेमेंट में, HIRE, हायर परचेज बेसिस पर, तो आपने कुछ पेमेंट कर दिया, कार फिजिकली अभी आपको मिल गई, लेकिन कार की ओनरशिप किसके पास रहेगी? शोरूम वाले के पास, अगर एग्रीमेंट हुआ है हायर परचेज बेसिस का। हायर परचेज बेसिस में क्या होता है? हमने कुछ पेमेंट करा, कार हमको मिल जाएगी, और अभी ओनरशिप किसके पास रहेगी? शोरूम वाले के पास। ओनरशिप हमें कब मिलेगी? जब हम आखिरी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे। लेकिन अब डेप्रिसिएशन कौन चार्ज करेगा? क्योंकि अभी कार तो हम यूज कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन तो हमारे पास है, लेकिन ओनरशिप किसके पास है? अभी भी ऑन पेपर कार का मालिक कौन है? शोरूम वाला। तो ओनरशिप कार हमारे पास ऑन पेपर है नहीं और डेप्रिसिएशन हम शो करेंगे पीएल में, ये भी थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। और अगर उससे शोरूम वाले से कहा जाए कि वो डेप्रिसिएशन शो करे तो वो तो कार यूज नहीं कर रहा है, तो एक कंट्राडिक्टरी ओपिनियन आ गई, आयरनी नजर आ रही है। क्या कि हायर परचेज बेसिस में कार तो हमें मिल गई,
लेकिन हम पेमेंट पार्ट में करते हैं तो ओनरशिप भी किसके पास रहती है? वेंडर के पास, तो शोरूम वाले के पास। तो ऑन पेपर कार तो शोरूम वाले की है, लेकिन प्रैक्टिकली कार किसकी है? हमारी है। तो ऐसे में डेप्रिसिएशन किसको चार्ज करना चाहिए? ये दुविधा है। तो ये बताता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म कहता है प्रैक्टिकल व्यू, सब्सटेंस मींस प्रैक्टिकल और फॉर्म मींस लीगल। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, प्रैक्टिकल व्यू विल डोमिनेट ओवर लीगल व्यू। इसका मतलब यह है कि जो प्रैक्टिकली होना चाहिए वो आप करें। ये बिल्कुल नहीं कहता है कि इलीगल काम कर दीजिए कोई, लेकिन प्रैक्टिकल कॉमन सेंस क्या कहता है? कार अगर हम चला रहे हैं तो उसका डिप्रिसिएशन भी हम ही शो करेंगे। गॉट इट? तो इसका मतलब है सब्सटेंस ओवर फॉर्म ये कहता है कि कुछ जगह ऐसी नजर आएंगी जहां पर प्रैक्टिकल व्यू और ऑन पेपर जो लीगल व्यू है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। प्रैक्टिकली कार किसकी नजर आ रही है? जो चला रहा है उसी की है। अगर कोई एक्सीडेंट भी होगा तो जो कार चला रहा है वही तो उसको कॉम्पनसेशन पे करेगा, ना कि शोरूम वाला। ऐसे ही जो कार चला रहा है वही डेप्रिसिएशन को अपने यहाँ शो करेगा। तो डेप्रिसिएशन किसकी बुक्स में लिखा जाएगा? जो कार चला रहा है, जिसने कार खरीदी है, भले ही ऑन पेपर अभी शोरूम वाले के पास है। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म कहता है इन केस ऑफ एनी डिलेमा, अगर कहीं पे कोई दुविधा है, अगर कहीं पे कोई डाउट है, प्रैक्टिकल व्यू कुछ और नजर आ रहा है, प्रैक्टिकली ये कार हमारी नजर आ रही है, लीगली ये कार जो है अभी भी शोरूम वाले की नजर आ रही है, तो ऐसे में हमें क्या मानना चाहिए? वो बताता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म कहता है प्रैक्टिकल व्यू विल डोमिनेट, जो कार चला रहा है उसी को डेप्रिसिएशन शो करना चाहिए। एंड द लास्ट वन एक और हम लोग कवर कर लेते हैं। इनफैक्ट एक लिखा नहीं, एक और है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, जिसको बोलते हैं कॉस्ट कंसेप्ट।